और एक और क्वेश्चन एक और आता है यहीं से, वो पता है कौन सा क्वेश्चन है कि खाना बनने के बाद ही नींबू का तड़का क्यों मारा जाता है। मैं पेपर टॉन की बात करता हूँ, मतलब मैंने पेपर लिया, उसको ऐसे करके फाड़ दिया, ठीक है। तो देखो अब क्या हुआ, जलने की कंडीशन में फायर पकड़ लिया, अब ये पेपर पूरा का पूरा अलग हो रहा है, मतलब इसमें कौन सा, अरे वाह, पानी के अंदर। अब यहाँ देखो आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें मिल्क के, जरा आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा दही एज कंपैरेटिवली काफी ज्यादा डेंस रहता है इसके पार्ट। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अराइज टैलेंट। सब मजे में फुल एनर्जी मोड के साथ में स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे आज के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के, जो रहने वाला है केमिस्ट्री से। देखो अब मैं बात करने वाला हूं केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, जो एक काफी मेजर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन रखता है क्लास 10th की केमिस्ट्री से रिगार्डिंग। अब आप कहोगे सर मेजर सेगमेंट इन द सेंस, मतलब हमें बताना तो पड़ेगा ना कि किस हिसाब से ये चीज हुई। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपने काफी सारी रिएक्शंस अपने आसपास में होते हुए देखे होंगे, काफी सारे चेंजेस अपने आसपास में अपने सराउंडिंग्स में होते हुए देखे होंगे। देखे हैं कि नहीं देखे, मुझे हाँ या ना में जवाब दो। अब आप कहोगे हाँ सर हमने काफी कुछ हमारे आसपास देखा हुआ है, जिसमें हमने बेसिक मतलब छोटे से लेकर बड़े से बड़ा चेंज देखा है। अब आप कहोगे सर चेंज इन द सेंस चेंज कैसे। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कई लोगों को जब तबीयत मतलब ऐसा हो जाता है ना कि पेट में एसिडिटी हो जाती है या फिर गैस बन जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी में इनो मिला के पीते हैं। अच्छा पानी में इनो ही क्यों मिलाया, ग्लूकॉन डी क्यों नहीं मिलाया। या हो सकता है पानी में इनो मिलाया, कुछ लोग डाइजीन की टैबलेट्स आती है वो भी डाल के पी लेते हैं, ठीक है, डाइजीन की टैबलेट्स आती है जो काइंड ऑफ पेट के लिए सही होती है, उनको क्यों नहीं लिया गया। वो भी ले सकते थे। इनो का पैकेट, इनो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, तो वो क्यों यूज किया जा रहा है। उसकी जगह पे हम कोई नॉर्मल सी दवाई क्यों नहीं ले रहे, मतलब इनो को लेने का मेन रीजन क्या है, एसिडिटी के लिए, ठीक है, ले लिया, चलो कोई बात नहीं। इस प्रॉपर चीज को तो हम साइड में कर सकते हैं, हम बोलेंगे कि ठीक है सर इनो तो हमने देखा है, मम्मी ने बताया, हमने यूज कर लिया, बाकी तो चीजें बात की बात है, कोई बात नहीं। फिर मैं पूछूंगा कि आपने कभी ऐसा सोचा, जो फल फ्रूट हम खाते हैं या फिर जो फ्रूट्स आप खाते हो, ठीक है, इन फ्रूट्स को बॉईल करके क्यों नहीं खाते, इन फ्रूट्स को रॉ क्यों खाते हैं। कभी माइंड में क्वेश्चन आया कि सर ये फ्रूट्स को हम रॉ क्यों खाते हैं, हम इनको बॉईल क्यों नहीं करते। वहीं पे वेजीज या जो वेजिटेबल्स होती हैं, इनको हम जब खाते हैं इनको हमें कुक करके ही खाना पड़ता है, इनको हम रॉ नहीं खा सकते। मतलब अगर मैं बोलूं कि आपको टमाटर की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी बनानी है, पनीर की मतलब मान लो शाही पनीर बनाना है आपको, या फिर कोई भी एक्सवाइजेड 3-4 सब्जियां ले लेते हैं, सेव टमाटर की सब्जी हुई कुछ भी, ठीक है, तो इसमें आपको टमाटर हुए, प्याज हुए, इन सबको भुनना पड़ेगा। आप इनको रॉ, मतलब ऐसा नहीं कि टमाटर लिया, कढ़ाई ली, टमाटर ये प्याज ये लहसुन ये डाला, गैस चलाई नहीं, मिलाया और नहीं, ऐसे पका के खाना पड़ता है। मतलब उनको फ्राई करना होगा, अच्छे से भुनना होगा, उसको सॉटे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में मसाले, फिर लास्ट में डाल के नींबू का तड़का। और एक और क्वेश्चन एक और आता है यहीं से, वो पता है कौन सा क्वेश्चन है कि खाना बनने के बाद ही नींबू का तड़का क्यों मारा जाता है, खाना बनते टाइम पे नींबू क्यों नहीं डाला जाता। मतलब आपने ये चीज कई बार नोटिस करी होगी, सैलेड्स में तो क्या रहता है, जब हम सैलेड खाते हैं तो सैलेड के ऊपर ही नींबू डाल दिया जाता है, एंड और सैलेड में एंड और स्टार्ट किया, सैलेड को थोड़ा ना आपने बॉईल किया। हाँ वॉश कर सकते हैं, वॉश एक अलग चीज है, बट बॉईल नहीं किया, ठीक है। तो मेन रीजन क्या रहा कि वेजीज को बॉईल करके खा रहे और फ्रूट्स को बॉईल करके नहीं खा रहे। सोचा, ऐसा कभी दिमाग में आया। तो ये मेन कंसिडरेशन हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं, हमारे केमिस्ट्री के इस मजेदार से चैप्टर केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशंस में। आप यही समझोगे, यही सब चीजें समझनी है कि किसी चीज का दूसरी चीज के साथ में, दूसरे सेगमेंट के साथ में रिएक्शन करने पे क्या पर्टिकुलर चेंज आ रहा है। अब आप बोलोगे सर ठीक है वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तो हम रिएक्शन एंड इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रिएक्शन होता क्या है या कोई इक्वेशन क्या है। कभी सोचा रिएक्शन किसके बीच में होता है। अच्छा मैं बोलूं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टीचर ने स्टूडेंट को सामने खड़ा किया, यूं करके लगा दी, उसके लगाया, स्टूडेंट नहीं देगा, पक्की बात है स्टूडेंट को डर लगेगा वहां पे एक्शन रिएक्शन इक्वल नहीं होगा। लेकिन हाँ ये जरूर होगा कि जब टीचर का हाथ उस बच्चे के गाल पे पड़ेगा ना, जिस फोर्स से पड़ा है उसी फोर्स से एटलीस्ट उसके हाथ पे प्रेशर फील होगा, उसके हाथ पे भी फोर्स लगेगा। और तो थोड़ा सा दर्द तो टीचर को भी होता है, और किसको मारना अच्छा लगता है, पढ़ लिया करो, मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, होता है कि नहीं होता। तो रिएक्शन एंड इक्वेशंस में हम लोग काफी ज्यादा बात करेंगे किसके बारे में, जो यहाँ पे चीजें हो रही हैं, किस तरह से दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट मिलके एक नई चीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले पता है आपको दो चीजें समझनी होंगी। सबसे पहला मेजर सेगमेंट जो हमें समझना होगा वो दो चीजों का रहेगा। अब वो दो चीजें कौन सी, पहले तो उन दो चीजों के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट सेगमेंट की हम बात करेंगे, वो फर्स्ट सेगमेंट हमारे पास में रहने वाला है फिजिकल चेंज। कौन सा वाला, फिजिकल चेंज। अब आप बोलोगे सर फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या होता है। तो ये तो हमें पता है, फिजिकल मतलब किसी भी बॉडी में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं। जस्ट लाइक ये मान लो एक लकड़ी है, अभी मैंने ऐसा नहीं, ऐसे नहीं,
ये करके मान लो, जस्ट अज्यूम इट इज इसको एक वुड की स्टिक मान लेना, इसको मैंने बीच में से मारा, तोड़ दिया, तो ये फिजिकल चेंज हो गया क्योंकि हमें वो दिख रहा है। फिजिकल चेंज कौन से? जो इजीली विजिबल हो हमारी आंखों से होंगे। अभी मान लो मैंने एक पेपर लिया, जस्ट मैं एक पेपर लेता हूँ और पेपर को लेके ऐसे टीयर अप कर देता हूँ, तो क्या होगा? फिजिकल चेंज हो जाएगा। सेकंड में बात करता हूँ किसकी? केमिकल चेंज की। पहला फिजिकल, दूसरा हमारा केमिकल चेंज। अब इन दोनों के डिफरेंसेस बताने के पीछे ना एक बहुत ही मेजर रिलेशन है, क्योंकि इस चैप्टर में ये दोनों बहुत ही ज्यादा काम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी? एक फिजिकल चेंज की। अब आप कहोगे सर फिजिकल चेंजेस कौन कौन से होते हैं? देखो, चेंज हर जगह हो रहे हैं। अच्छा, मैंने अभी ये शर्ट पहन रखी है, ठीक है, ये मान लो अभी मैं कहीं बहुत ज्यादा काम करके आया और बहुत ज्यादा क्या हुई, गंदी हो गई, ठीक है, गंदी हो गई, तो मैं क्या करूंगा, इसको वॉश कर दूंगा। अभी मान लो इसमें डस्ट लगी हुई है, पूरा ब्राउन ब्राउन सा दिखने लगा है, कहीं पे व्हाइट पैचेस लग गए हों, कहीं पे कुछ हो गया हो, मेरे यहाँ पे ये येलो दिख रहा है, ये ब्लैक ब्लैक दिखने लग गया हो, कुछ भी हो सकता है। गाड़ी की चेन सही कराऊंगा, पता चले ग्रीस हाथ में लगाओ, मैंने ऐसे करके साफ कर लिया, तो बाहुबली स्टाइल में ऐसे करके साफ हो और साफ साफ में गंदा हो गया। तो जब मैं इसको वॉश करूंगा तो फिजिकल चेंज क्या होगा कि वॉशिंग के बाद में मेरी शर्ट जो है बिल्कुल साफ हो जाएगी, और साफ होने के बाद में पता है क्या होगा, ये पूरी की पूरी अच्छे से आपको विजिबल होगी, अच्छे से दिखाई देगी। देगी कि नहीं देगी? बिल्कुल देगी। तो ये फिजिकल चेंज है। मैं पेपर टॉन की बात करता हूँ, मतलब मैंने पेपर लिया, उसको ऐसे करके फाड़ दिया, ठीक है, तो फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्यों है ये भी समझना, अभी बताता हूं। ये शर्ट अगर गंदी हो सकती है, फिर साफ हो सकती है, तो क्या ये वापस गंदी नहीं हो सकती और वापस साफ नहीं हो सकती? क्या हो सकती है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इसको गंदा करके साफ करके, गंदा करके साफ करके वापस रिपीटेशन में पहन सकता हूं, कर सकता हूं। तो ये समझ आ गया आपको कि फिजिकल चेंजेस कौन से हैं? रिवर्सिबल चेंजेस हैं। कौन से चेंजेस? रिवर्सिबल चेंजेस को कहा जाता है फिजिकल चेंजेस, मतलब जो चेंजेस रिवर्स किए जा सके। मतलब अगर मैं बोलूं कि मैं किसी बॉक्स को ऐसे पुश कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है मैंने एक बार पुश किया अब मैं पुश नहीं कर सकता, नहीं, एक बार पुश किया, थक गया, खड़ा हुआ, पीछे गया, फिर वापस आया, फिर पुश किया, तो वापस वो कौन सा आ जाएगा? रिवर्सिबल। मतलब मैं एक ही चीज पे बार बार कोई प्रोसेस कर सकता हूं। अगर मैं पेपर को ऐसे फाड़ सकता हूं, तो मैं वापस चिपका के या वापस उसको ग्लू स्टिक की हेल्प से, ग्लूगन की हेल्प से, या फिर फेविकॉल लगा के, टेप लगा के वापस चिपकाया जा सकता है, उसका फिर रीयूज हो सकता है, मतलब वो रीयूजेबल है ना। रीयूजेबल है तो कौन सा आ गया? वो फिजिकल चेंज में आ गया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं केमिकल चेंज की, तो ये वाले होते हैं हमारे पास में इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल इन द सेंस, मतलब अब ये जो चेंजेस आए इनको वापस चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने पेपर लिया, सिंपली मैंने क्या किया, नीचे लगा दी आग, आग लगा दी, अब लगी आग सावन की, गई जड़ी हमारी, मतलब पेपर जल जाएगा। अब उस पेपर पे लिख के बताओ, चांस है? मतलब यहाँ फिजिकल चेंजेस में मैं लिख पा रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिवर्सिबल की, तो रिवर्सिबल केमिकल चेंज की, तो क्या वो उस पे मैं वापस लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। लिख सकता हूँ क्या? अच्छा, वही सेम प्रोसीजर इसमें कर लो। सॉरी, जैसे मैंने मेरी शर्ट ली, मैं शर्ट को आग लगा देता हूँ, मैंने माचिस ली, इस पे नहीं लगाऊंगा, बड़ी हमारी वैसे नॉर्मल कोई सी शर्ट लेनी, मैंने उस पर यूं करके आग लगा दी। ऑब्वियस सी बात है, देन क्या होने वाला है? शर्ट जल जाएगी। अब उस शर्ट का यूज करके बताओ, अब उसको पहन के बताओ, धो के बताओ, साफ होगी क्या? नहीं हो पाएगी। तो ऐसे चेंजेस कौन से होंगे? ऐसे चेंजेस आएंगे हमारे इरिवर्सिबल, और इनको बोला जाएगा केमिकल चेंज। तो समझ गए, मेजर बात तो यही रही कि फिजिकल चेंज कौन से होते हैं जो रिवर्सिबल हो, मतलब वापस आ सकते हैं, ठीक है, और इरिवर्सिबल कौन से? जो हमारे केमिकल चेंजेस हैं, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल अभी आपको बताता हूं। यहाँ पे मेरे पास में यहाँ पे है एक मैच बॉक्स। क्या है? एक मैच बॉक्स। दिखाई दे रही होगी आपको? नहीं दिखा सकते, जादूगर है हम। ये देखो, ये एक मैच बॉक्स है। अभी मैच बॉक्स है तो मैं क्या करता हूं, मैं इस मैच बॉक्स से आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस दिखाता हूं। देखो, फिजिकल चेंज तो क्या है, ये एक मैचस्टिक है, ठीक है, दिख रही होगी, एक मैचस्टिक, दो निकल गई यहाँ पे, लगता है खुद ही तैयार है फिजिकल और केमिकल दिखाने के लिए। ये एक मैचस्टिक है ना। अभी मैंने क्या किया, ये फिजिकल चेंज है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इस मैचस्टिक को क्या कर सकता हूँ, एक को साइड रख देते हैं, रुको, ज्यादा हो जाएगा, सॉरी। ये मैंने इस मैचस्टिक को ब्रेक कर दिया, ठीक है, मैंने इस मैचस्टिक को ब्रेक कर दिया। अभी मैच बॉक्स को साइड में रख देते हैं। मैंने इस मैचस्टिक को ब्रेक कर दिया। अब अगर मैं इस मैचस्टिक को किसी टेप की हेल्प से वापस जोड़ना चाहूं, तो क्या ये नहीं जुड़ेगी? बिल्कुल ये जुड़ेगी, जुड़ेगी। मतलब फिजिकल चेंज में क्या हुआ, मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, फिर वापस इसको जोड़ सकता हूं, ठीक है, और वापस इसको क्या कर सकता हूं, लाइट अप कर सकता हूं, ठीक है। ये रहा हमारा फिजिकल चेंज। अब हो सकता है कि इसको मैंने वापस तोड़ दिया और फिर मैंने इसको क्या किया, वापस चिपका दिया, तो ये क्या रहा हमारा फिजिकल चेंज। लेकिन केमिकल चेंज की कंडीशन में अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे वापस मेरा मैच बॉक्स लेना पड़ेगा, मुझे मेरी मैच स्टिक लेनी होगी, सिंपली इसको क्या कर देना होगा,
जला देना होगा। अब जैसे ही मैं इसको जला देता हूँ, देखो ये जल रही है, धीरे धीरे कंबशन हो रहा है, धीरे धीरे इसकी बर्निंग होती जा रही है। तो बर्निंग की कंडीशन में अब क्या हो रहा है, अब देखो क्या इसको वापस इस वुड को आप पा सकते हो, पूरी तरह से ये जल जाएगी, बर्न हो जाएगी। इससे पहले मेरा हाथ जले, अरे अरे जल गया, इसको साइड रख देते हैं। हाँ, अब हुआ क्या, इस कंडीशन में क्या हुआ, मैस्टिक बर्न हुई और अब देखो ठंडी हो चुकी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मैस्टिक बर्न की कंडीशन के बाद में अब ये अपर पोर्शन मैस्टिक का गायब हो चुका है। क्या आप इसको वापस लगा सकते हो, या फिर ऐसे रिवर्स में वीडियो करके मैं वापस लाके दिखाऊं, है नहीं हो सकता ना। मतलब ये हो गया हमारा केमिकल चेंज। अब इतना पोर्शन वापस नहीं आने वाला। और फिजिकल चेंज में उन दो पोर्शंस को, जो अलग अलग पोर्शंस थे, उनको मैं क्या कर सकता था, वापस ज्वाइन कर सकता था। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत बढ़िया। हाँ तो बच्चों, अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, जो हम देखने वाले हैं किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दीज टू पेपर्स। अब सबसे पहले, ये कोई अलग टाइप के पेपर्स नहीं है, नॉर्मल पेपर, रेगुलर पेपर जो आप अपने घरों में यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं समझूंगा फिजिकल चेंज को। फिजिकल चेंज क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है। मतलब मैं क्या करता हूँ, अगर इस पेपर को फाड़ देता हूँ कुछ इस टाइप से, और दोबारा थोड़ा सा गुस्सा दिखाने के लिए गुस्से गुस्से में फाड़ दिया, फिर एक और बार फाड़ देते हैं इज्जत दिखाने के लिए, फाड़ दिया, ठीक है। अब ये पेपर पूरी तरह से फट चुका है, मतलब टर्न आउट हो चुका है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इस पेपर को इस कुछ इस तरह से, मतलब मान लो हल्का फुल्का इधर 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 रख के हर जगह इस तरह से मैं इसको वापस टेप लगा देता हूं, या फिर इसको जोड़ने की कोशिश करता हूं, तो मैं इसका रीयूज कर सकता हूं। मतलब इट कैन बी रीयूज्ड, ये पेपर वापस यूज में आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो ये वाला चेंज तो हमारा कौन सा हुआ, फिजिकल चेंज। जहां पे क्या हुआ, मैंने पेपर को पूरी तरह से फाड़ दिया, बट मैं वापस इस पेपर का यूज कर सकता हूं। और ये पेपर कोई अलग प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा, ये वैसा ही है जैसे ये स्टार्टिंग में था। मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। पहली बात तो आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब इसको रखते हैं साइड में। साइड में मतलब इसको थोड़ा सा दूर ही रख देते हैं, क्योंकि रीजन क्या है, अभी मैं आग लगाने वाला हूं, तो आग लगाने की कंडीशन में कुछ ज्यादा भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे हमारा दूसरा पेपर, जिसमें हम समझेंगे केमिकल चेंज के बारे में। पहले ही देख लो, मेरे इस हाथ में भी कुछ नहीं है, मेरे इस हाथ में भी कुछ नहीं है, पेपर बिल्कुल नॉर्मल पेपर, रेगुलर आपके घरों वाला पेपर। अब इस पेपर को अगर मैं हमारी माचिस की हेल्प से, किसकी हेल्प से, हमारे मैच स्टिक की हेल्प से जला देता हूं, जो कि जलाने वाले हैं हम अभी, ये हमने जला दिया। तो देखो अब क्या हुआ, जलने की कंडीशन में फायर पकड़ लिया। अब ये पेपर पूरा का पूरा अलग हो रहा है। मतलब इसमें कौन सा, अरे वाह, काफी अच्छी आग पकड़ ली है इसने, देख लो। थोड़ी देर वेट करते हैं, अरे बहुत तेज आ गई इसकी। अभी आप ध्यान से देख सकते हो, पेपर पूरा का पूरा बर्न हो रहा है, और बर्न होते होते पेपर बर्न हो चुका है आपका। ऑलमोस्ट पेपर की बर्निंग कंप्लीट होने वाली है। और आप देख सकते हो नीचे की तरफ में क्या है। अब ये पेपर, इसको वापस कुछ इस फॉर्मेशन में लाके बताओ, क्या इसका वापस रीयूज कर सकते हो, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीटली रिएक्टेंट ने एक नया ही प्रोडक्ट बना दिया। मतलब ये इरिवर्सिबल है, इसका वापस यूज नहीं किया जा सकता। ये ऐश है, इसका कोई भी रीयूज नहीं कर सकते। इसलिए बोलेंगे ये वाला चेंज कौन सा रहता है, हमारा केमिकल चेंज। जब किसी भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट को हम वापस यूज नहीं कर सकते। बात समझ में ही। अभी कचरा थोड़ा साफ करने पड़ेगा, मैं करके आता हूँ। चलो चलो, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज तो अब आप सब समझ गए, ठीक है। अब हम सबसे पहले आते हैं, देखो बेसिक हमने सब कुछ समझ लिया। अब हमारा सबसे पहला चीज जो स्टार्ट होने वाला है, वो है हमारा इंट्रोडक्शन। देखो इंट्रोडक्शन की बात करूं, तो इंट्रोडक्शन में आपको बेसिक्स तो मैंने सब कुछ बता दिया। अब सबसे पहले ये समझो, जब भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन, तो किसी भी एक एलिमेंट के जो एटम्स होंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर, जैसे अभी हम मैस्टिक की बात करते हैं, तो उसके जो एटम्स हैं वो दूसरे किसी में चेंज हो जाएंगे। मतलब एक अलग ही रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है। मतलब जब भी एक रिएक्शन होगी, मैं जैसे ही मैस्टिक को बर्न करता हूं, दो केमिकल्स का आपस में कांटेक्ट पॉइंट आया, जिसकी वजह से वो मैस्टिक बर्न हुई, और एक एलिमेंट के एटम दूसरे में कन्वर्ट हो गए एक एलिमेंट के एटम दूसरे में कन्वर्ट हो गए। और यहाँ पे हुआ ये कि जो एटम्स थे, इनका रीअरेंजमेंट हुआ। मतलब ये जिस फॉर्म में थे, उस फॉर्म से अब दूसरी फॉर्म में चले गए। और यहाँ पे दो ही कंडीशंस आएंगी, या तो ये फिजिकल चेंज की तरह वापस आ सकते हैं, या फिर ये रिवर्सिबल इन द सेंस केमिकल चेंज की तरह वापस नहीं आएंगे। तो ये होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले जब मैं बात करूंगा, तो मैं बात करूंगा दो चीजों की। ऐसे चेंज, देखो ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, वो कौन से हो गए, रिएक्टेंट। और वो सब्सटेंसेस जो इनसे बन रहे हैं, उनको बुलाया जाएगा केमिकल प्रोडक्ट्स। क्या बुलाया जाएगा, प्रोडक्ट्स। अब आप बोलोगे सर कैसे, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मेजर यूज कैसे हुआ, या फिर ये दोनों किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले तो आप रिएक्टेंट्स को समझ लो। रिएक्टेंट्स वो मेजर एलिमेंट्स हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि रिले रेस है, दो बच्चे दौड़ रहे हैं, तो दोनों बच्चे क्या है, पार्टिसिपेंट्स है। तो रिएक्टेंट्स भी हमारे एक तरह से पार्टिसिपेंट है, जो एक केमिकल रिएक्शन में बहुत ही मेजर की रोल प्ले कर रहे हैं,
ठीक है। वहीं पे मैं बात करता हूं अगर किसकी, प्रोडक्ट्स की, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे बात करूं तो प्रोडक्ट्स इन दोनों के रिएक्शन होने के बाद में जो भी बना वो क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि अगर पानी में इनो मिला है तो लास्ट में आपको क्या मिलता है, अब आप इनो में से पानी को अलग कर सकते हो क्या, चांसेस हैं। आपने वाटर लिया, वाटर में इनो को डिप कर दिया, अब इनो को मिलाने के बाद में क्या चांसेस हैं कि वो वापस आपको मिलेगा, आर देयर एनी सॉर्ट ऑफ चांसेस हैं क्या, नहीं है ना। तो बस सीधी सी बात है वो वापस आ ही नहीं सकता और यही मेजर फिनोमिना आता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम बहुत इंपॉर्टेंट लेंगे जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें देखना होगा ये पानी के बारे में कि एक्चुअली में वाटर किन एटम से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले तो हमें हाइड्रोजन को बुलाना होगा, हाइड्रोजन हमारे पास में आ जाता है। अब देखो जब हाइड्रोजन हमारे पास में आया है तो आपको पता है हाइड्रोजन हमेशा बॉन्ड स्टेट में रहता है, हाइड्रोजन सिंगल कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता कि आपको H ओनली H मिलेगा, आपको हमेशा H2 लिखा हुआ दिखता है। वो H2 का मेजर रीजन पता है क्या है, H2 हमेशा यानी दो हाइड्रोजन का बॉन्ड मिलके ही स्टेबल हो पाता है। ये H सिंगल H हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहता है, किस में रहता है, एक्साइटेड स्टेट में। और H2 जो रहता है ये हमेशा किस में रहता है, एक बॉन्ड स्टेट में रहता है। तो फिर ये फ्रीली रहता है, इसको टेंशन नहीं रहती, इसलिए H जो है, जो हमारा हाइड्रोजन है, ये हमेशा बैलेंस्ड कंडीशन में रहता है। इसलिए दो हाइड्रोजन हमेशा एक दूसरे के साथ में बाय बाय करते हुए लगे रहेंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन के बाद में वाटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है ये तो आपको पता है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बुलाना पड़ेगा ऑक्सीजन को। अब जब ऑक्सीजन आएगा, कौन आएगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपको पता है वो भी O2 स्टेट में ही रहता है क्योंकि सिंगल ऑक्सीजन बहुत ही जल्दी रिएक्टिव होता है। वो अगर सिंगल ऑक्सीजन स्टेट में रखा है, जैसे हाइड्रोजन की कंडीशन की बात करिए, तो हमारा ऑक्सीजन भी जल्दी ही भाग लेगा, वो किसी के साथ भी निकल जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ आया कि यहां से आपको दो हाइड्रोजन मिल रहे हैं, कितने हाइड्रोजन, दो, मतलब एक ये और दूसरा ये वाला, दो मिले। साथ में हमारे पास में ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड्स आ रहे हैं, डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी हमारे पास में O भी कितनी कंडीशन में, 2 में है। अब ये O2 और H2 लेने का रीजन क्या है, हम सिंपल ऐसे क्यों नहीं लिख देते H प्लस O। इसके पीछे पता मेजर रीजन क्या है कि पहले तो ये दोनों अलग अलग ही एक्साइटेड स्टेट में होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। ऑक्सीजन में कितनी वैलेंसी खाली रहती है बताओ, ऑक्सीजन में कितनी वैलेंसी खाली रहती है, ऑक्सीजन में मेजर दो वैलेंसी खाली रहती है, मतलब वो दो एटम्स को ले सकता है, यानी उसको दो चाहिए होंगे। अब हाइड्रोजन यहाँ पे तो सिंगल स्टेट में, तो सिंगल में तो फिर भी एक वैलेंसी खाली रह जाएगी, तो ये हाइड्रोजन को क्यों लेगा, कोई जरूरत है क्या हाइड्रोजन को लेने की, नहीं है। तो ये क्या करता है, दो हाइड्रोजन लेता है, दो हाइड्रोजन का बॉन्ड एक ऑक्सीजन से मिलेगा, दो हाइड्रोजन का बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन से मिलेगा, तभी अगली स्टेट में H2O बनेगा। क्या बनेगा, हमारा अगली स्टेट में बनेगा ये H2O, मतलब ऑक्सीजन की जो दो वैलेंसी खाली थी, या जो ऑक्सीजन के दो एटॉमिक हम बोल सकते हैं उसमें जो स्पेसिंग थी वो खाली था, वो एटम्स कौन फिल कर देगा, हमारा हाइड्रोजन फिल कर देगा। कितने हाइड्रोजन फिल करेंगे, दो हाइड्रोजन मिलके एक ऑक्सीजन की बॉन्डिंग को फिल करेंगे। वहीं पे सिमिलरली हमारे पास में क्या आ जाएगा, सेकंड वाला हमारा। और फिर हमारे इस पूरे प्रोसेस में देखो अब रिएक्टेंट्स कौन कौन से हुए, कौन कौन रिएक्ट कर रहा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, हमारे रिएक्टेंट्स। और इनसे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो ये रहा आपके सामने। बात समझ में आई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और फाइनली जो हमारे पास में ये, तो हमारे पास में सिंबॉलिक इक्वेशन है। अब हमारे पास में जो हमारी इक्वेशन बनती है वो क्या बनेगी, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, ठीक है। ये हमारे पास में बन जाएगा। इसकी बैलेंसिंग वगैरह हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में तो फर्दर फुल इस चैप्टर में ही चलने वाला है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो चलो एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली में जो मैंने इनो वाली बात कही थी कि वो रियलिटी में हो रही है, मतलब जैसे ही मैंने पानी में इनो डाला क्या आप उसको वापस निकाल सकते हो किसी भी प्रोसेस से, ऐसा अज्यूम करके देखते हैं। चलो आ जाओ। मैंने क्या किया है, यहाँ पे ले लिया है एक गिलास पानी। अब पानी में ऐसा क्या मिलाया जाएगा ये तो आपको पता ही है, मैं यहाँ पे मिलाने वाला हूँ इनो, ठीक है। अब जैसे ही मैं पानी में इसको मिलाऊंगा तो मिलते ही क्या होगा, यहाँ पे एक काफी अलग ही रिएक्शन आएगा, और उस रिएक्शन की वजह से क्या होने वाला है, बहुत सारे बबल फॉर्मेशन होने वाले हैं। अब ये बबल फॉर्मेशन जो होता है ये वैसे तो हमारे डाइजेशन में काम करता है, लेकिन इससे गैस कौन सी रिलीज होती है ये आप मुझे बताना। चलो देखते हैं ये फॉर्मेशन हुआ कैसे। पहले इनो को डालते हैं हम इस पानी के अंदर। अब यहाँ देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप अच्छे से देख सकते हो काफी देर तक के लिए पानी में जब ये इनो मिक्स हो रहा था तो इसने काफी ज्यादा गैस रिलीज करी, जो ऊपर की साइड भी आपको दिखी होगी रिलीज होते हुए। और अब धीरे धीरे ये गैस सेटल होती जा रही है। ये गैस कौन सी है ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। बट जब भी दो रिएक्टेंट्स, यानी यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन से हुए, वाटर और इनो मिलते हैं तो साथ में बनता है हमारा ये प्रोडक्ट जो रहता है इनो का वाटर। अभी आप देख सकते हो पानी के ग्लास में भी यहाँ पे वाटर बबल्स निकल रहे हैं अभी भी, यानी अभी भी गैस रिलीज हो रही है। ये गैस कौन सी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।
समझ में आया ना क्या हुआ यहाँ पे? अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि इनो का मेन कोई भी ऐसा रिवर्सिबल फॉर्मेशन तो है नहीं, रिवर्सिबल उसको किया ही नहीं जा सकता। पहली बात तो आपको समझ में आ गई। चलो, अब हम एक और चीज़ देखते हैं जो हमारी अगले वाले हैं कि डेली लाइफ में ये जो केमिकल एलिमेंट्स हैं ये हमारे सामने किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, जिसमें सबसे पहले जो मेजर हम देखते हैं वो होता है हमारा सोरिंग ऑफ मिल्क, मतलब दूध का खट्टा हो जाना। बट ये कैसे हो रहा है? द नेचुरल प्रोसेस इन विच बैक्टीरिया प्राइमरली लैक्टोबैसिलस फर्मेंट the lactose milk sugar present in the milk converting into lactic acid। अब आपको ये देखा होगा आपने घरों में मम्मियाँ क्या करती हैं, जैसे जिसकी भी मम्मी होंगे वो सुबह सुबह पता है सबसे पहला मतलब हमारे यहाँ पे ये रात में होता है, रात में मेजर ये प्रोसेस करते हैं कि रात में क्या किया जाता है, दूध को लिया जाता है, दूध में हल्का सा दही मिला देते हैं। दूध जो उनका अच्छा सा रहता है, उनको सुबह दही चाहिए होता है, वो दूध में रात में, क्योंकि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हर किसी के घर में अवेलेबल नहीं होता, लेकिन वो क्या करते हैं, दही को लेते हैं, 1 चम्मच दही, आधा चम्मच दही लिया जाता है, गर्म दूध को थोड़ा बहुत मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे, जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाता है उसमें वो दही को डाल देते हैं और उसको रात भर के लिए रख देते हैं। ठीक है, जब सुबह उठते हैं तो पूरा का पूरा दूध फट जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक बेसिक मतलब बहुत ही ज्यादा बेसिक फिनोमेना जो ज्यादातर घरों में होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, हमें दही मिल जाता है। और ये दही बहुत ही अच्छा रहता है, नेचुरल रहता है। ज्यादातर ये दुकानों पे जाओगे ना, मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आता दुकानों का दही। घर पे बना हुआ दही सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि सबसे पहले तो घर का बढ़िया सा दूध, उसी को फाड़ के बना दिया उसमें दही, तो बहुत ही अच्छा रहता है। और ये हुआ लैक्टोबैसिलस की वजह से। ठीक है, जब वो लैक्टिक एसिड, उसके अंदर का जो लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो ऑलरेडी दही में प्रेजेंट होता है, ये उसको फर्मेंट कर देता है या उसको खराब करके फिर उसको एसिडिफाई करता है, जहां पे दूध में क्या आता है, एक बहुत ही खट्टा खट्टा कड़वा कड़वा सा टेस्ट आ जाता है, जिसकी वजह से वो उसको कर्ड फॉर्मेशन होने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है, लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूध में एक्चुअली में क्या हो रहा है। हमने सिंपल सा दही मिलाया, काफी टाइम लगता है इसमें, मतलब मेरे हिसाब से 4-5 घंटे तो मिनिमम है। स्टार्टिंग आपको दिख जाएगी, स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में आपको दिख जाएगा कि हल्का हल्का दूध फर्मेंट होने लगा है, दूध में हल्के हल्के से ये बैक्टीरिया रिएक्ट करने लग जाता है, लेकिन पूरी तरह से प्रोसेस होने में इसको अराउंड 5 to 6 आवर्स का टाइम लगता है। बट 5 to 6 आवर्स बाद में ये चीज हो जाती है। घर पे ट्राई करना, मुझे ही बताना कि कैसे हुआ। ठीक है, चलो, इसके बाद में अब हमें सबसे पहले तो देखना होगा कि क्या ये रिएक्शन एक्चुअली में हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा। तो आ जाओ मेरे साथ। अब देखो बच्चों, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि सोरिंग ऑफ मिल्क या एक्चुअली में मिल्क जो होता है उसको खट्टा या फिर दही की फॉर्म में, कर्ड की फॉर्म में कैसे करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बेसिक हमारे घरों में किया जाता है, वहां पे लिया जाता है ये दही। इसमें है हमारे पास में दही, जो आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत कर्ड फॉर्मेशन में है, और ये हमारे पास में है मिल्क, प्योर मिल्क, जिसमें अभी कुछ भी ऐड नहीं किया है। लेकिन अभी क्या किया जाता है, हम जब रात में सो रहे होते हैं ना, तो सोने से पहले हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं, इस दूध को दही में फॉर्म करने के लिए हमारे पास में लेती हैं थोड़ा सा दही। थोड़ा दही लिया जाता है और उस दही को लेने के बाद में उसको ऐड कर दिया जाता है, किसके साथ, हमारे दूध के साथ में। अब जब इसको ऐड किया गया, तो ऐड होने के बाद में पता है क्या होता है, ये इसके साथ में रिएक्ट करता है और धीरे 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 जो इसके अंदर लैक्टोबैसिलस है, वो इसके दूध के लैक्टिक एसिड को डिकम्पोज करेगा, या फिर जो कोएगुलेशन है इस मिल्क का करेगा, और धीरे धीरे ये दूध भी किस में फॉर्म हो जाएगा, दही में। बट ये विद इन ओवरनाइट होता है, तो मैंने अभी डाला और अभी इसका रिएक्शन देख पाना पॉसिबल नहीं है। तो समझ में आया कि किस तरह से फॉर्म होता है। देखो, ये हमारा दही है। अभी दही की बात करूं ना, ये थोड़ा सा डेंस रहता है एज कंपेरेटिवली मिल्क के। जरा आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा दही एज कंपेरेटिवली काफी ज्यादा डेंस रहता है। इसके पार्टिकुलर एक दूसरे के फॉर्म में लम्प्स फॉर्मेशन में रहते हैं। मतलब जो मिल्क है, हमने मिल्क जो लिया था उसी में हमने दही को ऐड किया। ये दही ही लैक्टोबैसिलस जो इसमें होता है, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही है जो एक्चुअली में उसके अंदर जाके जो लैक्टिक एसिड मिल्क में प्रेजेंट होता है ना, उसको ब्रेक करता है, उसमें कोएगुलेशन करता है, और फिर ये इस लम्प फॉर्मेशन में आता है, जिसको हम खाते हैं। और मैंने पहले ही कहा था, कभी भी माइक्रोस्कोप से इसकी इमेज को मत देखना, नहीं तो आप दही खाना ही छोड़ दोगे। क्योंकि बस मत पूछो, अगर देखना चाहो तो इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको एक्सप्लोर करने को मिल जाएंगे। और ये वो कर्ड है जो हमें मिलता है कोएगुलेशन के बाद में, और इसका हम यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में खाने के लिए, और काफी अच्छा रहता है डाइजेशन पर्पज से। अभी मैं मेरे दोस्त को भी देने वाला हूँ, वो भी खाएगा इसको, देखते हैं कितना काम में लेता है। देखा कैसा रहा, अच्छा लगा, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? चलो बहुत बढ़िया। अब हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जो एक्चुअली में कर्ड का फॉर्मेशन ही बता रहा है हमें। तो कर्ड के फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको एक चीज तो इंपॉर्टेंट समझनी होगी कि कर्ड का जो फॉर्मेशन होता है, ये सबसे बड़ा एग्जांपल किसका है, ये है मिल्क के प्रोटीन में जो कोएगुलेशन हो रहा है। कोएगुलेशन इन द सेंस, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर फॉर्मेशन, मेजर वर्ड है, इसको पता है, मैं तो कह रहा हूँ स्टार मार्क करके रख लो कोएगुलेशन, क्योंकि जो ये लिख दोगे ना वहां पे टीचर अच्छे मार्क्स दे देगा तुम्हें। ठीक है, अब समझना होता क्या है कि लैक्टिक एसिड का एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है हमारे
मिल्क के साथ में जो उसमें क्या प्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें क्या होता है, देखो अभी जो हमने मिल्क लिया, अभी मिल्क की कंडीशन में आपने क्या किया, जो मिल्क आपने लिया, मैंने बताया रात में आपने क्या किया, उसमें थोड़ा सा दही डाल दिया। तो दही डालने के पीछे मेन रीजन क्या रहा है, वैसे तो ये भी किया जाता है, कई सारे घरों में काफी अलग अलग तरीके करते हैं, बट इसमें दही डालने का मेजर रीजन क्या था कि जैसे आपने दही डाला, दही डालने के बाद में आप रात भर उसको जब देखोगे, या वैसे इतना टाइम तो हम दे नहीं सकते, बट होता क्या है, ये जो लैक्टोबैसिलस इसके अंदर होते हैं, ये दूध के लैक्टिक एसिड को, मतलब एक तरह से इसमें कोएगुलेशन का काम कर रहे हैं या फिर इसमें रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से ये जो इसका मिल्क प्रोटीन होता है, जो हमारे मिल्क में एक लेवल ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, इस मिल्क प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। और जब इसका ब्रेक डाउन होता है तो इसके जो पार्टिकल्स है वो लम्प्स की फॉर्म में टूटने लगते हैं, और वो लम्प्स ही एक्चुअली में कोएगुलेशन का काम करते हैं, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है हमारे कर्ड का, जो हमें खाना बहुत पसंद है, अच्छा बहुत लगता है, लेकिन सही बताओ ना, इसकी कभी माइक्रोस्कोपिक इमेज मत देखना, बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, मतलब लगता तो अच्छा है, लेकिन सीधी सी बात है, हर चीज दिखने में जो अच्छी होती है वो रहने दो, अभी बात नहीं करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इससे क्या होता है, जो पीएच होता है मिल्क का वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड के साथ हम ऑलरेडी छेड़छाड़ कर चुके हैं, जिसकी वजह से जो हमारा लोअर पीचर वो पीएच लेवल हो जाता है। पीएच लेवल की वजह से हमारा जो केसीन प्रोटीन होता है ये कोएगुलेट कर जाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, और इसकी वजह से ही फॉर्मेशन होता है हमारे कर्ड का, ठीक है। ये कर्ड का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ ये तो आपको समझ में आ गया, मतलब हम किस तरह से दही को दूध में मिला के रात भर छोड़ते हैं, तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड पे इस तरह से मतलब रिएक्शन करते हैं कि होता ये है, उसके जो लैक्टिक एसिड है वो लम्प्स की फॉर्म में ब्रेक डाउन होने लगते हैं, और धीरे धीरे जो मिल्क में केसीन प्रोटीन होता है, वो मिल्क में जो प्रोटीन होता है वो ब्रेक होते होते उसको मिल्क को कोएगुलेट कर देता है, और इसकी वजह से क्या होता है, कर्ड का फॉर्मेशन होता है। यहां तक बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने फॉर्मेशन ऑफ कर्ड समझ लिया, अब हमारा जो नेक्स्ट रहने वाला वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो ये सबने देखा होगा मेरे हिसाब से, और अभी गर्मियों में तो ये चीज बड़ी कॉमन है। अब आप कहोगे सर गर्मियों में कॉमन है या फिर बरसात में कॉमन है, मैं पता है गर्मियों में देखने वाली बात कर रहा हूँ, गर्मियों में सबने देखा होगा। क्यों? क्योंकि जब जैसे गर्मियां स्टार्ट होती है ना, आप सबने क्या किया होगा, अपने घर में कूलर्स निकाल के लगाए होंगे। 110% कूलर सबके घरों में वापस लग गए होंगे। जिसकी एसी है वो तो एसी में ही बैठा है, चिल मार रहा है, लेकिन फिर भी कूलर सबके घरों में लगे ही लगे होंगे। लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे? बिल्कुल लगे होंगे। अब जिसके घरों में कूलर लगे, आप मुझे खुद बताना, कूलर जब लगे तो आपने देखा होगा कई सारा पेंट वहां से छूट गया होगा, कूलर के ऊपर लगा हुआ पेंट छूट गया होगा, नीचे की तरफ में जहाँ पे पानी भरते हैं वहां पे पेंट हट गया होगा, जिसकी वजह से वहां पे वाटर और एयर यानी मॉइस्चर, सुनना मेरी बात, वाटर और एयर यानी कंबाइन होकर मॉइस्चर उस मेटल पे रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है किसका? रस्ट का। रस्ट यानी जंग, जिसको हम हिंदी में जंग बुलाते हैं, लड़ाई वाली जंग नहीं कि आजा भाई जंग करते हैं तेरे मेरे साथ, वो वाली जंग नहीं, ये जंग अलग है। वो रस्ट फॉर्मेशन होता है किस पे? मेटल पे। जिस मेटल, मतलब मान लो, अच्छा ये एक मेटल, मान लो ये एक मेटल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी इस पे क्या हुआ, इस पे वाटर ड्रॉपलेट्स गिर गई, मैंने इसको छत पे ले जाके रख दिया, और ये प्रोसेस काफी दिनों तक है, मतलब इस पे बारिश आती है या फिर कोई पौधों में पानी डाल रहा है, इस पे पानी गिरता जा रहा है, दिन महीने काफी टाइम होने के बाद में आप पता है इस पे क्या देखोगे, इसका ऊपर की कोटिंग पूरी तरह से हट जाएगी, पेंट पूरी तरह से जा चुका होगा, अंदर का जो मेटल है उसमें वाटर पहुंच जाएगा धीरे धीरे, ऑब्वियस सी बात है, हल्का फुल्का तो सोक करेगा ही करेगा। सराउंडिंग में प्रेजेंट है ऑक्सीजन जो इसके साथ में रिएक्ट करेगी। वाटर और ऑक्सीजन का रिएक्शन किसी भी मेटल पे फॉर्मेशन करेगा हमारे रस्टिंग का। किसका फॉर्मेशन करेगा? हमारे रस्टिंग का। ये एक टाइप का बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोसेस है, जो तभी होता है, आयरन पे भी हो सकता है, आयरन के अलॉयज पे भी हो सकता है, जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर, यानी सीधी सी बात वाटर और ऑक्सीजन, देखो मॉइस्चर से कंफ्यूज मत होना, मॉइस्चर मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं है। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, अभी देखना, जैसे कि अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, एक सेकंड रुकना, ये देखो हमारे पास में यहाँ पे एक चेयर, ठीक है, अब इसमें ये मेटल लगा हुआ है, ठीक है। अभी ये मेटल ऑब्वियस सी बात है, इसको बहुत ही अच्छे तरह से पेंट वगैरह कर रखा है, गैल्वेनाइज्ड कर रखा है, लेकिन अगर इसको मैं छत पे रख दूं काफी लंबे टाइम के लिए, तो इस पे धीरे धीरे क्या होगा, पानी गिरने लगेगा। अब पानी गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, पानी गिरने की वजह से कंटिन्यूअसली, अब कंटिन्यूअसली हो सकता है पानी हर रोज ना गिरे, छत पे रखा हुआ मॉइस्चर आएगा ही आएगा। अब आप कहोगे छत पे सर मॉइस्चर कहाँ से आ रहा है, मैं एक ही बात बोलूंगा यार, छत पे ओस गिरती हुई देखी क्या? रात के टाइम पे ओस गिरती है, तो वो ओस गिरने के पीछे मेजर रीजन क्या है? ओस गिरने के पीछे मेजर रात के टाइम पे टेम्परेचर लो हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपर जितनी भी एयर होती है वो ठंडी होती है, और वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में थोड़ी थोड़ी गिरती है, इस पे गिरेगी, ठीक है। ऑक्सीजन है ना, हवा में तो ऑक्सीजन है, तो जहां पे इन दोनों का रिएक्शन हुआ वहां पे क्या हो जाएगी, रस्टिंग हो जाएगी।
जहाँ पे इन दोनों का रिएक्शन हो वहाँ पे क्या हो जाएगी, रस्टिंग हो जाएगी। और यही रस्ट मेजर फॉर्मेशन होता है जब हम सिंपल सा ये बोलेंगे कि इसकी वजह से हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है किसके ऊपर, हमारे मेटल सरफेस के ऊपर, जिसको हम बुलाते हैं रस्टिंग बुलाते हैं। ठीक है, रस्ट और रस्टिंग एक्चुअली में एक ऑक्सीडेशन का ही एग्जांपल है। ऑक्सीडेशन इन द सेंस क्योंकि वो ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में ही हमारे मेटल पे क्या होता है, रस्टिंग लगती है। अब इस फोटो में आप क्लियरली देख सकते हो ये पोर्ट एंकर्स होते हैं, जो जहाज होता है ना, शिप्स वगैरह। अब ये तो ज्यादातर टाइम पे कहाँ पे पड़ा रहता है आपको पता है, ये समुद्र के अंदर ही रहता है। ये एक्चुअली में शिप्स को रोकने का काम करते हैं, मतलब जो शिप्स हैं ये शिप के कॉर्नर पे लगे होते हैं, वहां से इनको ड्रॉप पोर्ट एंकर करके वो ऑर्डर देते हैं, पोर्ट एंकर्स ड्रॉप होते हैं, समुद्र के अंदर तक जाते हैं, वहां पे जाके इनको रोकने का काम कर देते हैं ताकि शिप एक ही जगह पे स्टेबल खड़ी रहे। अब ये पानी के अंदर रहते हैं, जब इसको निकाला जाएगा तो कांटेक्ट में वाटर तो आएगा, वाटर के साथ तो बहुत सारी चीजें आएंगी, सॉल्ट आएगा, काफी सारे बैक्टीरियाज आएंगे जिनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक वाटर भी बोलते हैं। इसी इलेक्ट्रोलाइटिक वाटर की वजह से मतलब हमारे आसपास में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो दोनों का रिएक्शन होगा और धीरे 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 धीरे, जल्दी नहीं, एक दिन का काम नहीं है, सालों भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं और ज्यादा भी लग सकता है, इस पे क्या होता है, रस्टिंग फॉर्म हो जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको डेली लाइफ के जितने भी एग्जांपल्स थे ये समझ में आए। चलो अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमारे पास में वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और काफी ज्यादा मतलब कॉमन है, लेकिन हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा यूज नहीं हो जाता, जो होता है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। किसके बारे में बात करने वाले हैं, ग्रेप्स के फर्मेंटेशन। अब आप देख सकते हो ग्रेप्स को लेके ढक ढक मारा जा रहा है, वो मार नहीं रहा, पीट नहीं रहा, वो एक्चुअली में उसको फर्मेंट कर रहा है। कैसे कर रहा है समझना। देखो अभी क्या होता है, सबसे पहले फर्मेंटेशन क्या है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, यीस्ट या बैक्टीरिया है, वो क्या कन्वर्ट करता है, वो शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल के। अब वो शुगर भी किस में है, वो शुगर इन ग्रेप्स में। अब ग्रेप्स खाते होगे, आपको हल्का हल्का मतलब स्वीट सा टेस्ट आता है, ये ऑब्वियस सी बात है। ये इसी शुगर को यीस्ट और बैक्टीरिया की हेल्प से किस में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, अल्कोहल। अल्कोहल इन द सेंस समझिए ना, वो वाली अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये प्रोसेस किस में होना चाहिए, जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो या बिल्कुल मिनिमल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। ठीक है, इन द केस ऑफ द ग्रेप्स फर्मेंटेशन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वाइन। मोस्टली फर्मेंटेशन का यूज ग्रेप्स के कंडीशन में, मतलब ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो इसको बीटिंग की जा रही है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये किस लिए हो रहा है, ताकि ये क्या बना पाए, ये वाइन का फॉर्मेशन कर पाए। किसका फॉर्मेशन कर पाए, वाइन का फॉर्मेशन। Yeast convert the natural sugar in grape juice into the ethanol and carbon dioxide given wine its alcoholic content and characteristics flavors। अब ये yeast जो है, ये जो हमारा yeast और बैक्टीरिया, इसकी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारा yeast या बैक्टीरिया है, ये एक्चुअली में शुगर को ब्रेक डाउन करता है और शुगर को ब्रेक डाउन इस तरह से किया जाता है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में वाइन में फॉर्मेशन होता है हमारे ग्रेप्स का, और यही ग्रेप्स हम आगे यूज करते हैं किसकी फॉर्म में, वाइन में। इसको कई सारे लोग इथेनॉल में नॉर्मल कंडीशन, मतलब इथेनॉल अल्कोहल होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रहता है बट ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहता है, तभी कहते हैं ये जो इथेनॉल हमारे पास में होता है ना, जो स्पिरिट होती है, डॉक्टर स्पिरिट जो हम हाथों में लगाते हैं, इसको जब हम नॉर्मली रखते हैं ना, तो नॉर्मल रखने की कंडीशन में ये उड़ जाता है, थोड़ी देर बाद ही हमारे हाथों पे रखता है और हमारे हाथों से उड़ जाता है। बात समझ में आई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ये सारे केमिकल रिएक्शंस डेली लाइफ में होते हैं और आपने देखे होंगे, ये वाला नहीं होता, ये वाला ज्यादा नहीं होता, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना ही होगा, अपने डैडी से तो काफी ज्यादा सुना होगा, अपने पापा लोग तो बातें करते रहते हैं इसके बारे में। ठीक है, ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी होता है कंप्लीट, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ लेक्चर में मैंने बात करी आपसे इंट्रोडक्शन की, अब हम आगे धीरे धीरे बात करेंगे और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स के साथ में। तो बने रहना मेरे साथ, नए एक्सपेरिमेंट्स में, नए कॉन्सेप्ट्स में। मैं आपको काफ़ी अलग अलग चीज़ें दिखाने वाला हूँ, तो मैं सच कह रहा हूँ इस चैप्टर में बहुत मज़ा आने वाला है। जाना नहीं कहीं पे, मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी नए वीडियो में, नए लेक्चर में, नए कॉन्सेप्ट्स और नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, गुड बाय, टेक केयर, सी या।